ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्टोनिया के विषय में कि डिस्टोनिया क्या होता है, डिस्टोनिया से रिलेटेड कैसे हम पता करें, कुछ ऐसे टर्म्स है जिससे पता कर सकते हैं कि हमारी डिस्टोनिया कितनी सीवियर है, इसके विषय में बात करेंगे। ये किस वजह से होता है, इसके विषय में बात करेंगे और इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, ये डिटेल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्टोनिया है क्या। बहुत सारे पेशेंट का फ़ोन आता है कि डॉक्टर मेरे को डिस्टोनिया है, या कई सारे हमारे फिजियोथेरेपिस्ट मिलते हैं तो बोलते हैं कि बॉस डिस्टोनिया है तो कैसे क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना है कि डिस्टोनिया है क्या। तो डिस्टोनिया मतलब डिस मतलब ये हो गया कि अबनॉर्मल, टोन यदि मसल का एबनॉर्मल है तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टोनिया बोलेंगे। यानी कि जो ये हमारे हाथ चल रही है नॉर्मल मूवमेंट है, यदि किसी भी वजह से एबनॉर्मल मूवमेंट हुआ या स्पाज्म हुआ या पेनफुल और मूवमेंट नॉर्मल नहीं लग रहा है आपको, इसका फाइन मूवमेंट कंट्रोल करने में दिक्कत लग रही है आपको, दैट मीन्स कि डिस्टोनिया उसको हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो डिस्टोनिया होता है इसको कैसे हम स्पेसिफाई करें कि हमारा डिस्टोनिया किस तरह का है। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं। सबसे पहला हम लोग यूज करते हैं टास्क रिलेटेड डिस्टोनिया। बेसिकली इसका पर्पज क्या है कि कोई एक एक्टिविटी करने में आपका इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है, यानी कि आपके कंट्रोल में मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसको हम डिस्टोनिया बोलते हैं। तो वो स्पेसिफिक टास्क हो गया, जैसे कि किसी को लिखने में ही हो रहा है तो उसको राइटर्स क्रैम्प बोलेंगे। इसी तरह किसी को पियानो बजाते वक्त होता है या नोट काउंट करने में, बैंक के एम्प्लॉय में पहले ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती थी क्योंकि नोट काउंटिंग मशीन नहीं होती थी, तो उनको देख करने में, कुछ लोग को स्पेसिफिक गेम खेलने में होती थी। तो यदि किसी स्पेसिफिक एरिया में है तो उसको हम लोग टास्क रिलेटेड डिस्टोनिया बोलेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो हम लोग फोकल डिस्टोनिया बोलते हैं। फोकल डिस्टोनिया का मतलब ये हुआ कि एक ही एक्टिविटी करने में नहीं, पार्ट तो एक है, हाथ हमारा यदि इन्वॉल्व है तो हाथ ही इन्वॉल्व है, बट कई सारे एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम आ रही है, एक से ज़्यादा, तो उसको हम लोग फोकल डिस्टोनिया बोलते हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम होता है बेफेलो, इस वजह जिसमें कि आंखें बंद होने लगती है, आदमी खोलता है तो पूरा खोल नहीं पाता है, वो हमारा आईलिड से रिलेटेड हो गया। इसी तरह सर्वाइकल डिस्टोनिया होता है जिसमें कि गर्दन एक तरफ हो जाती है, उसको करते हैं तो अब नॉर्मल मूवमेंट होती है, इसको हम लोग फोकल डिस्टोनिया बोलते हैं। या स्ट्रोक के बाद केवल हाथ में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हम लोग फोकल डिस्टोनिया बोलेंगे। नेक्स्ट की बात करूं दोस्तों तो सेगमेंटल डिस्टोनिया होता है। सेगमेंटल का मतलब दो पार्ट है बट पास पास का है, कंजिक्यूटिव है, जैसे कि फेस में प्रॉब्लम है और नेक में प्रॉब्लम हो गई तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंटल डिस्टोनिया है। सेम इसी तरीके से जैसे कि गर्दन में प्रॉब्लम है और हाथ में भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंटल डिस्टोनिया है। इसके बाद से मल्टीफोकल डिस्टोनिया क्या होती है। मल्टीफोकल डिस्टोनिया का मतलब ये हो गया कि एक ही शरीर के दो हिस्से में है, जैसे कि हमारा राइट वाले हैंड में डिस्टोनिया है और राइट वाले लेग में डिस्टोनिया है, तो ये क्या हो गया, मल्टीफोकल डिस्टोनिया हो गया। इसके बाद यदि हम लोग बात करें दोस्तों तो हेमिडिस्टोनिया बोलते हैं। जैसे स्ट्रोक का पेशेंट है या पार्किंसन में भी देखते हैं स्टार्टिंग में अर्लियर में आता है तो एक साइड आ रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेमिडिस्टोनिया बोल सकते हैं कि पूरा हाफ साइड के एरिया में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो हम लोग जनरलाइज्ड डिस्टोनिया बोलते हैं। जैसे किसी को चलने में दिक्कत हो रही है तो गेट डिस्टर्ब हो रहा है तो जनरलाइज्ड डिस्टोनिया बोल सकते हैं। ट्रंकल डिस्टोनिया बोलते हैं, जैसे कि ट्रंक बीच से चली जाए, तो ऐसे अलग अलग स्पेसिफिक। तो जैसे मैं बोला कि अब आप इस टर्म से पता कर सकते हैं कि फोकल डिस्टोनिया है, कि मल्टीफोकल डिस्टोनिया है, कि टास्क स्पेसिफिक डिस्टोनिया है, तो इससे हम सीवियरिटी का भी पता लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि डिस्टोनिया को क्लासिफाई करें तो दो तरीके से हम इसकी बात कर सकते हैं। एक तो हमारे क्या सिम्टम होते हैं, यानी कि क्लिनिकल फीचर के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो कारण क्या है इसके हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं और उसी के हिसाब से हम डिस्टोनिया का नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इसका मेन कारण क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि बेसल गैंग्लियन मेन हमारा है, बेसल गैंग्लियन की वजह से ही मूवमेंट कंट्रोल होता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके मेन कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक तो जेनेटिक फैक्टर देखने को मिलता है, और एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये जो डिस्टोनिया है ये बच्चों से लेके बुजुर्ग लोग सब में देखने को मिलती है।
तो यदि मैं बात करूं कि ब्रेन इंजरी हो गई, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कोई है, हैवी मेटल यदि आपके बॉडी में है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे पार्किंसन हो गया, कुछ वेस्कुलर प्रॉब्लम है जैसे कि स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक की वजह से आपको देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे ब्रेन इंजरी हो गया, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से हमारा ब्रेन और बेसल गैंग्लिया के एरिया इन्वॉल्व हुआ, तो ये देखने को मिलता है। दोस्तों यदि डिस्टोनिया के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हमारा मेन लीड जो होता है वो हमारे न्यूरोफिजिशियन होते हैं जो इसको देखते हैं, और फिजियोथेरेपी का बहुत ही अच्छा रोल है दोस्तों, क्योंकि डिस्टोनिया में जो मेन प्रॉब्लम होती है उसमें मसल में चूँकि बार बार इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है तो कई लोगों में स्पाज्म डेवलप हो जाता है, मसल में टाइटनेस आ जाती है, उनको एक्टिविटी करने में दिक्कत होने लगती है। तो मोटर टास्क रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटी होती है उसको ट्रेन करने में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बढ़िया रोल है। इसके साथ ही साथ उसकी कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, सेंसा मूव के थ्रू, ऐसे बहुत सारे हमारे पास मोडेलिटीज़ होती है जिससे कि हम स्पेसिफिक फंक्शनल मोटर लर्निंग प्रोग्राम को इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ साथ यदि मैं बताऊं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्टोनिया में हमारा इनवॉलेंट्री मूवमेंट की वजह से मसल में टाइटनेस हो जाती है, उसको रिलीज़ करने में बहुत ही अच्छा रोल है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से हमारे जो जॉइंट में स्टिफनेस आता है, मसल में स्टिफनेस आती है, उसको तो हम दूर करते ही करते हैं, पेन वगैरह को भी कम करते हैं, साथ में मूवमेंट को काफ़ी अच्छा फंक्शनल ट्रेनिंग में हेल्प मिलती है। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज का दोस्तों बहुत अच्छा रोल है, जिसमें कि हम लोग रिलैक्सेशन एक्सरसाइज में ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गई, इसके अलावा कोल्ड पैक, हॉट पैक, ऐसे और भी कई सारे टेक्निक है जिसको रिलैक्सेशन में हम यूज करते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक्टिव मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज, क्योंकि जो हमारे जॉइंट की मोबिलिटी है उसको गेन करने में बहुत अच्छा रोल आता है। तो यदि मैं ओवरऑल करूं दोस्तों कि यदि फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मसल के टोन को मेंटेन करना, हमारे जॉइंट की मोबिलिटी को मेंटेन करना, रिलैक्सेशन को देखना, प्लस स्ट्रेंथ को मेंटेन करना, कार्डियक फंक्शन के लिए जो हमारी डेली रूटीन एक्सरसाइजेज है वो, तो ओवरऑल फिजियोथेरेपी का बहुत बढ़िया रोल है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।